लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपने पास फॉर्मूले आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इजीली समझेंगे। ऐसा ही पार्ट आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड भी आपको यही फॉर्मूले काम आएंगे। उससे जब नेक्स्ट अपने पास चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो इंटीग्रेशन का, उसमें अपने पास जो फॉर्मूले वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी अपने पास जो यहाँ पर अपने पास आउटपुट आ रहा है वो उसका क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मूले को क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से याद करना है, ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट संयुक्त फलनों का अवकलन। देखो यहां पर अपने पास क्या होगा, संयुक्त फलनों का अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें हमें क्या करना है, अपने पास कोई भी दो या दो से अधिक फंक्शन लेके चलने हैं और किसी अंतराल पर, किसी इंटरवल पर अपने पास उसमें से किसी बिंदु पर अपने पास उसको क्या करना है, अवकलनीय होने पर उसका जो फंक्शंस होंगे, एक से ज्यादा या दो से अधिक फंक्शंस होंगे, वो अपने पास उन कंपोजिट फंक्शंस का भी अवकलनीय होना अनिवार्य हो जाता है इस केस में। तो अपने पास क्या बनकर आता है, देखो यदि अंतराल ए बी में कोई फलन f तथा g, यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिए हैं, हम दो से अधिक भी ले सकते हैं, उनमें भी ऐसा ही प्रोसेस बनेगा, ठीक है। हो तब परिभाषित हो तब अंतराल के किसी बिंदु, अंतराल के किसी बिंदु x पर इनका संयुक्त फलन भी अवकलनीय होगा। देखो भाई किस प्रकार से संयुक्त फलन बनेगा। संयुक्त फलन का मतलब है दो या दो से अधिक जो फंक्शंस हैं एक साथ जुड़ जाए किसी संक्रिया के द्वारा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, यानी योग के द्वारा जुड़े, प्लस माइनस गुणा भाग, जो भी अपने पास प्रोसेस चलते हैं अपने पास, ठीक है, उस संक्रिया के द्वारा अगर ये पार्ट अपने पास एक साथ जुड़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको संयुक्त फलन बोलेंगे। और इन संयुक्त फलनों का जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव इन पर क्या होगा, डिफाइन होगा, जो किसी अंतराल ए बी के किसी बिंदु x पर काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर, तो एफ एक्स यानी एफ डी बाई डी एक्स प्लस जी, और ये x अपने पास कौन सा है, जो अंतराल कहाँ से ले रहा है, इस अंतराल से अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। देखो डैश हमने लगाया है डेरिवेटिव के लिए, और x जो है वो x एक समान प्रांत के लिए काम कर रहा है, यानी उस f और g दोनों का जो प्रांत है वो एक ही है, क्योंकि अपने पास वो किसी अंतराल ए बी पर ही डिफाइन है, और ए बी से हमने कोई बिंदु लिया है x जिस पर हम दोनों फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास क्या बना, f और g के लिए ये क्या बना, डेरिवेटिव f डैश x बन गया, और ये वाला क्या बन गया, g डैश x बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़े देखो हम डी बाई डी एक्स f माइनस जी, तो यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस, ये क्या बनेगा, f डैश x माइनस की g डैश x, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ पर योग आ रहा है तो योग का साइन आएगा, अंतर आ रहा है तो अंतर का साइन आएगा, ठीक है। यानी अपने पास एडिशन होगा तो एडिशन और डिफरेंस होगा तो डिफरेंस होगा, क्लियर। थर्ड पार्ट देखो इसका, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो इस केस में अपने पास क्या होगा, यहाँ पर अपने पास व्यापकता का नियम भी इसमें बन सकता है, इसी प्रोसेस में इनमें भी अपने पास जनरलाइजेशन कर सकते हैं, यानी व्यापक रूप में बना सकते हैं। यहाँ पर अपने पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो दो या दो से अधिक फंक्शन होने पर भी अपने आपको क्या करना है, इसको इसी प्रकार से डिफाइन करना है जैसे हम डिफाइन करने वाले हैं। देखो यहाँ से हम इसको कैसे डिफाइन करें, किसी एक को आपको क्या करना है, स्थिर करना है, ठीक है, कांस्टेंट रखना है, और दूसरे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है उस फंक्शन को वापस आपको स्टॉप करना है, और नेक्स्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसी प्रकार से योग करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास मान लो आपने एफ एक्स को साइलेंट किया, मैंने एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, और डी बाई डी एक्स यहाँ से हमने क्या कर दिया, जी एक्स का डेरिवेटिव कर दिया है, ठीक है। प्लस अब जी एक्स क्या होगा, फ्री होगा, और अब किसका डेरिवेटिव होगा, एफ एक्स का। आप यहाँ पर चाहे आप gx को पहले लिख सकते हैं और fx को बाद में डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास दो फंक्शन है, दो से अधिक लेने पर भी ऐसा ही होगा। तो दो फंक्शन से अपने पास f g h आप लेंगे, तो यहाँ पर दो को साइलेंट कर लो, फिर एक का करेंगे, फिर दो का साइलेंट, फिर एक का, दो का साइलेंट, फिर एक का, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोसेस बनकर आएगा। लास्ट ईयर हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये fx
और ये जी डैश एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये फंक्शन बनकर आया। नेक्स्ट वाला पार्ट अपने पास डिवाइड के लिए डी बाई डी एक्स एफ बाई जी और ये एक्स बना। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, जो एक्स है दोनों का प्रांत एक ही है एफ और जी के लिए, जो एक्स वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है वो इस इंटरवल से है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ को एक वैल्यू दे देंगे एक्स और जी को भी एक वैल्यू दे देंगे। तो ये डिवाइड में जा रहा है और डिवाइड की कंडीशन से हम कैसे बनते हैं, देखो यहाँ से एफ एक्स साइलेंट रहता है डी बाई डी एक्स और अपने पास जी एक्स साइलेंट रहा डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का हुआ माइनस एफ एक्स को आउट किया डी बाई डी एक्स जी एक्स का हुआ और बाई जी एक्स का डबल पार्ट होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस के एफ एक्स जी डैश एक्स बाई ये जी एक्स का होल स्क्वायर इस प्रकार से बनकर आया। यही अपने पास क्या है, इसका संयुक्त फलनों का अवकलज है। क्लियर, आगे इसको और बढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फलन के फलन का अवकलज। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट एक पहला टॉपिक आपका यही है जिसमें हमें श्रृंखला नियम लागू करना है और ये आपके 7.1 से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से इसको ट्राई करना है। लास्ट ईयर में मैंने ऐसा पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे हैं फलन के फलन का अवकलज, फलन के फलन का अवकलज, या इसको हम कह सकते हैं अवकलज का श्रृंखला नियम, अवकलज का श्रृंखला नियम। ठीक है, चेन रूल अपने पास। और इसमें हमें क्या करना है कि अपने पास कोई भी दो फंक्शन है, दो से अधिक फंक्शन लेके चलने हैं और वो फलन के अंदर फलन चला जाए। जैसे हम कहें कि अपने पास मान लो कि कोस साइन एक्स स्क्वायर, यानी अपने पास ये ऑलरेडी एक फलन है और इसके अंदर एक फलन चला गया, फिर ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म को हो रहा है। इस प्रकार से फलन के अंदर फलन जाने से अपने पास ये क्या बन गया, फलन के फलन का अवकलज बना। या इसको हम श्रृंखला नियम में ले जाएंगे। इस फंक्शन को हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे, चेन रूल में कड़ी बनाएंगे और कड़ियों को जोड़कर हम क्या बनेंगे, श्रृंखला नियम बनाएंगे। ठीक है, तो इनका डेरिवेटिव कैसे करना है हमें देखो एक बार। तो इसकी डेफिनेशन से चलते हैं। मान लो अपने पास माना y इक्वल एफ यू, देखो यहाँ पर अपने पास y इक्वल हमने एक एफ यू फलन मान लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो y है वो u का एक क्या है, फलन है। यहां y u का एक फलन है। इसी प्रकार u इक्वल जी एक्स, तो यहां से हमने क्या कर लिया, u को भी हमने एक फलन मान लिया है किसमें, जी एक्स में। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अर्थात u x का एक फलन है। तब देखो यहां से अपने पास जो कंडीशन बनकर आएगी वो कंडीशन कैसे बनेगी, देखो यहां से बना y इक्वल एफ यू और u इक्वल बना जी एक्स। ठीक है, यानी टोटल अपने पास जो फंक्शन है y से चला u पर पहुंचा और u से चला x पर पहुंचा। ठीक है, तो डेफिनेटली जो फंक्शन है वो कहां पर फिनिश होगा, y से x में फिनिश होगा। ठीक है, यानी हम टोटली फंक्शन को y को पहले u के रेस्पेक्ट में काम करेंगे और फिर u का अपने पास x के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। इन फंक्शंस को हम क्या करेंगे, एक साथ ज्वाइंट करेंगे और अपने पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइन होगी y से x में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अगर इसका डेरिवेटिव करें हम तो डेरिवेटिव देखो यहाँ से अपने पास y से u बना और u से क्या बनेगा x, तो ये डेफिनेटली किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, y x के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो x के सापेक्ष अपने पास y में परिवर्तन आ जाएगा और ये परिवर्तन ही इसका क्या है, अवकलज रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम इसका अगर डेरिवेटिव करें तो ये du बाई dy बाई du इक्वल एफ डैश u बनेगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट अपने पास बना du बाई dx, ये अपने पास बना g डैश x। क्लियर, तो इस प्रकार से अपने पास जो फंक्शन है वो y से कहां पहुंचेगा भाई, x में पहुंचेगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, जो y से x में पहुंचेगा तो इसको क्या बोलेंगे, dy बाई dx बोलेंगे। ठीक है, तो अपने पास हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यानी जहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ और जहां पर एंड हुआ उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो y फंक्शन है वो u के लिए काम कर रहा है, लेकिन u के लिए भी कोई फंक्शन है जो x में है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली रूप से हम कह सकते हैं कि जो x है वो y के लिए काम कर रहा है। ठीक है, यानी y x के लिए काम कर रहा है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है।
यानी y x से रिलेटेड है और x y से रिलेटेड है। तो इस केस में अपने पास जो हमारे पास फंक्शन होगा, तो देखें यहाँ पर अपने पास परतंत्र चर कौन सा है और स्वतंत्र चर कौन सा है। तो इस केस में अपने पास y कैसा है, परतंत्र है, और x कैसा है, स्वतंत्र चर है। तो इस केस में अपने पास x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन है वही इसका डेरिवेटिव होगा। और इस केस में हम डेरिवेटिव जो निकालें तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास, तब dy बाई dx, क्योंकि फंक्शन y से x में एंड हो रहा है, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल, देखो ये dy बाई du इंटू एच डी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास du बाई dx। तो यहाँ से हम चेक करें कि ये du से du कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx बनकर आएगा, यही इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, तब अपने पास जो dy बाई u की वैल्यू है f डैश u और इसकी जो वैल्यू है g डैश x बनी। यानी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फंक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है। यही अपने पास इसका क्या होगा, श्रृंखला नियम होगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें। मान लो कि अगर अपने पास ये एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फंक्शन हो तो क्या बनेगा। मान लो कि अपने पास जो फंक्शन है ये तो अपने पास फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं इसका, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट हम मान के चले कि y इक्वल एफ यू और u इक्वल जी वी, और थर्ड पार्ट मान लेते हैं v इक्वल एच एक्स, ठीक है। ये अपने पास कोई फंक्शन है 3। तब हम देखें कि अपने पास y स्टार्ट हुआ u के लिए, u स्टार्ट कहां पर, v के लिए चेंज हो रहा है और v चेंज हो रहा है x में। तो डेफिनेटली हमें जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, y का x के सापेक्ष, ठीक है। तो एंड वैल्यू क्या होगी अपने पास, वही सेम प्रोसेस में y एंड होगी x पर। तो सबसे पहले y चेंज होगा u में, u चेंज होगा v में, v चेंज होगा x में, और इस प्रकार से y इनडायरेक्टली रूप से चेंज हो रहा है x में, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है देखो कैसे पढ़ेंगे, सेम प्रोसेस में हमने क्या किया, यहाँ पर डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। देखो ये फंक्शन किसका है, u का, तो u के सापेक्ष करेंगे। ये फंक्शन किसका है, v का, तो v के सापेक्ष करेंगे। ये फंक्शन किसका है, x का, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनकर आया, तब ये बना dy बाई du इक्वल एफ डैश u और du बाई dv इक्वल g डैश v, तथा तीसरा पार्ट अपने पास बना dv बाई dx इक्वल h डैश x, ठीक है। इस प्रकार से डैश अपने पास क्या डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन इस प्रकार से बनकर आ गया। अब अपने पास जो y है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है भाई, x के अकॉर्डिंग। तब अपने पास हम इसको क्या लिखेंगे, तब dy बाई dx इक्वल, देखो पहला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, तीसरा फंक्शन, एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई du बाई dv और dv बाई dx। चेक करें भाई, देखो du से du कैंसिल हो गया और dv से dv कैंसिल, तो क्या बचा dy बाई dx, यही तो इसकी वैल्यू है। क्लियर। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, यानी f डैश u g डैश v और h डैश x, यही dy बाई dx की वैल्यू है। क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस में भी जारी करना है। जैसे अपने पास क्वेश्चंस चलेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अपने पास श्रृंखला नियम हमें कैसे लागू करना है। क्लियर। देखो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेवन पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास इस फंक्शन को हम देखें तो ये साइन एक्स स्क्वायर बन रहा है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ से अपने पास क्या हो रहा है, जो एंगल है उसका स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को खो रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं ये श्रृंखला नियम को भी लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होकर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसका जो डेरिवेटिव है कैसे डिफाइन करना है हमें। तो इसको सबसे पहले लेट करके लाओ, यानी माना y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हम इसको y लेट करके लाए ताकि अपने पास dy बाई dx बना सकें, जो अपने पास डेरिवेटिव पार्ट है, ठीक है, इसी फंक्शन को लेकर। तो अपने पास यहाँ से हमने इसको y लेट किया साइन एक्स स्क्वायर, और इस केस में अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका नहीं बन पा रहा है, किसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, एक्स स्क्वायर की वजह से नहीं बन पा रहा है। तो इस केस में इसको भी आउट करो आप, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, y इक्वल साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर।
अब x अपने पास जरूर नहीं है कि x ही हो, उसके स्थान पर t हो सकता है, p हो सकता है, कोई भी अदर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पुनः लेट करेंगे, यानी पुनः माना एक्स स्क्वायर इक्वल टी लेट कर लिया, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आई, तब y इक्वल तो बना साइन टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट कर लिया, टी, ठीक है। और t की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए फंक्शन में अपने पास हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसको बीच को हमने क्या कर दिया, इसको कड़ियों में तोड़ दिया है, ठीक है। जब बीच बीच की कड़ियों में जिसको तोड़ा है तो बाद में इसको जब ज्वाइंट करेंगे तब अपने पास जब ये कड़ियां जुड़ेंगी तो उस केस में अपने पास बनेगा श्रृंखला नियम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, y चेंज होने वाला है t में, t फिर चेंज होने वाला है x में, यानी हम कह सकते हैं कि y चेंज होने वाला है x में, ठीक है। तो यानी ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अपने पास जो रूल बनकर आएगा वो x के सापेक्ष y का डेरिवेटिव बनकर आएगा, ठीक है। वही इस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हमने लेट करके लाए, और इस केस में अपने पास जब y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया t, तब अपने पास y इक्वल साइन t बना, क्योंकि अपने पास इस एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर चुके हैं t में, ठीक है। और ये जो t है वो क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, यानी हमें इस t को फिनिश करना है। जब ये t फिनिश हो जाएगा तो अपने पास ये ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट होने पर बनेगी श्रृंखला नियम। अब हमें क्या करना है, इसका तो t के सापेक्ष करना है, इसका x के सापेक्ष, क्योंकि जो y है वो t का फलन है और जो t है वो x का फलन है। तब अपने पास इसका जो डेरिवेटिव करें तो dy बाई dt इक्वल, कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे इसके लिए, ठीक है। बिना फॉर्मूले के काम बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए अपने पास पर डे आप इसको रिवाइज करते रहें, लिखते रहे फॉर्मूले को। तो साइन t का क्या होता है, यानी साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। तो यहाँ पर अपने पास t के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, cos t बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास dt बाई डी एक्स बना, और एक्स स्क्वायर डेफिनेटली हमने x की पावर n को फॉलो किया है, यानी x की पावर n का जो डेरिवेटिव था वो क्या था अपने पास, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी पावर आगे आएगी और ये पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनकर आया, 2 आगे आया और x की पावर 2 माइनस वन, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x, ठीक है। यहाँ अपने पास दो फॉर्मूले यूज किए हैं, तो यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला यूज किया है वो डी बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, डी टी बाई डी एक्स। तब अपने पास हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए डी वाई बाई, देखो यहाँ से अपने पास बना डी टी इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और डी टी बाई क्या बना, डी एक्स। तो चेक करें यहाँ से हम कि dt से तो dt कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, dy बाई dx, यानी इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। तब अपने पास क्या बना, dy बाई dx इक्वल cos t इंटू 2x, ठीक है। लेकिन अपने पास हम किसको लेट करके लाए थे, देखो यहाँ से। अब आप कहोगे y को लेट कर, y तो एक फंक्शन चल रहा है जो उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यानी उसको डेरिवेटिव पार्ट दिया है उसने, लेकिन उसके बीच हमने कुछ वैल्यू को लेट किया है, यानी माना है वो पार्ट अपने पास t, तो t अपनी वैल्यू को देकर जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो बीच की कड़ी है वो खत्म हो जाएगी और एक अपने पास क्या बनाएगा, चैन बनाएगा। तो t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t इक्वल एक्स स्क्वायर रखने पर, तब अपने पास क्या बनकर आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 2x को हम आगे लिख देते हैं और ये बना कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस। सेकंड क्वेश्चन इसका आपको दे रखा है tan 2x प्लस 3। देखो सेम प्रोसेस में इसको सबसे पहले dy बाई dx यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो हमें इसको dy बाई dx की कंडीशन बनानी है, यानी कोई y फैक्टर मान के लाना है वेरिएबल। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले माना y इक्वल tan 2x प्लस 3, ठीक है। बाद में इसको हम छोटे छोटे, अभी तो इसको हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद में जब इस क्वेश्चन के दरमियान आएगा तो इस केस में हम इस पार्ट को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद इसी
वैल्यू को आसानी से डिफाइन कर लेंगे इजीली। तो यहाँ से अपने पास देखो ये tan होना क्या चाहिए, tan x होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, जबकि अपने पास x के स्थान पर क्या आ गया 2x+3 आ गया, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम कोई अदर वेरिएबल में ले जाएंगे और उसी प्रकार से उस कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए क्या बनाएंगे, चैन बनाएंगे, वही चैन रूल होगा। तो यहाँ से हम क्या करें भाई, इसको हम लेट कर लेते हैं, यानी पुनः मान लेते हैं 2x+3 इक्वल t, ठीक है। तब अपने पास देखो क्या बनकर आया, फंक्शंस को यहाँ से ले जाएंगे यानी y से, तो y इक्वल तो बना tan t और t बना अपने पास 2x+3, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या बनकर आया y। अब देखो y चेंज होने वाला है t में, t चेंज होने वाला है x में, यानी y चेंज होने वाला है किसमें, x में, यानी हम कह सकते हैं y चेंज हुआ t में, t चेंज हुआ x में, तो डेफिनेटली y चेंज हो रहा है x में, ठीक है, यानी x के अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है। तो अपने पास dy बाई हमें क्या निकालना है, dx निकालना है, और बीच की वैल्यू जो t को लेट करके लाए हैं उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ से अपने पास वही सेम प्रोसेस, t का फंक्शन है, क्योंकि y जो फंक्शन है किसका है, t का, और t फंक्शन किसका है, x का। तो इसका तो हम t के सापेक्ष करेंगे, इसका हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, देखो dy बाई dt, और tan x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t, क्योंकि अपने पास x थोड़ी है, पर क्या है, t है वेरिएबल, और ये बना dt बाई dx इक्वल, देखो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बना, 2 को हमने कल पढ़ा था फंक्शन में कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उस कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वेरिएबल का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो अपने पास जब x का x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर अपने पास x का x के सापेक्ष 2 को साइलेंट कर लिया तो डेफिनेटली 1 होगा, ठीक है, क्योंकि x का x के सापेक्ष कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन के आएगा d बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3, इस प्रकार से बनकर आया। तो इस केस में अपने पास क्या हुआ, यहाँ से ये 2 और ये क्या हुआ 1, और डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यू में x के सापेक्ष करें, y किसी के भी सापेक्ष करें तो कांस्टेंट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन क्या होता है, 0, तो इसलिए वैल्यू क्या है अपने पास, प्लस के 0, यानी अपने पास वैल्यू आई 2 dt बाई dx, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास हमने फॉर्मूला यूज किया है, देखो d बाई dx tan x, और tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, ठीक है। बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने पास फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। तो इस केस में अपने पास क्या बनकर आया, तब हम लिख सकते हैं, क्योंकि dy बाई dx इक्वल होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx, और यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब अपने पास क्या बना, dy बाई dx इक्वल, ये तो बना अपने पास sec स्क्वायर t इंटू, और ये बन गया अपने पास 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं, t की वैल्यू लिख रखें तो t की वैल्यू अपने पास है 2x+3 रखने पर, तो ये अपने पास बना dy बाई dx इक्वल 2 को आगे ले लिया sec स्क्वायर और 2x+3, यही इसका राइट आंसर है, क्लियर। इसी प्रकार से हम इसको श्रृंखला नियम से चेंज करके लाएंगे, और बाद में इसकी वैल्यू को हम आसानी से शॉर्ट में भी डिफाइन करेंगे, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही करना है, फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग तरीके से याद करोगे, साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो वही सेम प्रोसेस, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर अलजेब्रिक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहा है, इस केस में हमें इसको श्रृंखला नियम में ले जाना है, और इसको तोड़कर हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लेट करें भाई, माना y इक्वल साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लेट किस तरीके से करके लाना है, देखो साइन अपने पास एज इट इज हो गया, क्लियर, ठीक है। साइन के बाद अपने पास किसको लेट करेंगे, कोस को, यानी इस पूरे फंक्शन को। कोस भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे इसको लेट करके लाएंगे, देखो यहां से हमने लेट किया, यानी पुनः माना, देखो यहां से अपने पास इस वाले पूरे पार्ट को साइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए
कब जाएगा, जब अपने पास cos x स्क्वायर कोई वेरिएबल में जाए, ठीक है। तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, t इक्वल cos x स्क्वायर। लेकिन cos भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है x स्क्वायर, इसलिए उसको भी हटा दें हम, और इसको हम क्या मान ले भाई, u मान ले। u के माने तो अपने पास क्या माने, x स्क्वायर, ठीक है। तब अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आएगी, देखो हमने इसको कैसे लेट किया है, साइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, इसलिए cos x स्क्वायर को हमने t लेट कर लिया, तो sin t बन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, या sin x हो। अब cos अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो cos में अपने पास कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, x स्क्वायर, तो उसको हमने लेट कर लिया है, ठीक है। और x स्क्वायर x की पावर n को फॉलो करता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तब अपने पास वैल्यू क्या बनकर आई, y इक्वल sin t, t इक्वल cos, और ये x स्क्वायर को लेट किया हमने u, और u इक्वल क्या हुआ, x स्क्वायर। देखो चेक करें, यहाँ पर दो हमने वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किए वेरिएबल में, जो इसकी कड़ी का काम कर रही है, t और u। तो ये t और u रिप्लेस हो जाएंगी, और वैल्यू अपने पास कहां से पहुंचेगा, y से, और x में पहुंच जाएगा। देखो कैसे कैसे जा रहा है, देखो y चेंज होने वाला है t में, और t चेंज होने वाला है u में, और u चेंज होने वाला है x, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास y चेंज होने वाला है x के अकॉर्डिंग। तो अपने पास दो वैल्यू हैं t और u, और इसको हटाना है हमें, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तो अपने पास वैल्यू ये डिफाइन हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा x के सापेक्ष y का, यानी dy बाई dx। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो y फंक्शन है t का है, t फंक्शन है u का है, और u फंक्शन किसका है, x का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जिसका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अपने पास t के अकॉर्डिंग करें तो dy बाई dt इक्वल साइन t का क्या होता है, cos t, यानी sin x का cos x होता है, ठीक है। और यहाँ से अपने पास dt बाई du, और ये cos u का यानी cos x का क्या होता है, माइनस के sin x होते हैं, तो माइनस के sin u बना, ठीक है। और du बाई dx, और x स्क्वायर का भी हमने किया है, पावर आगे आ जाएगी, यानी x की पावर n को फॉलो करेगा, तो x की पावर n यानी 2 आगे आया, और x की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखो डिफाइन किए, d बाई dx, sin x का होता है cos x, d बाई dx cos x का होता है माइनस के sin x, और d बाई dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो इनका यूज किया है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 से कम भी। तो dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। और इन तीनों पार्टों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो dt से dt कैंसिल, du से du कैंसिल, तो dy बाई dx ही तो बचा, ठीक। अब इनको मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, ये बना dy बाई dx इक्वल cos t माइनस के sin u और 2x। यहां से हम u और t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी t तथा u का मान रखने पर ये बनकर आया अपने पास dy बाई dx इक्वल, देखो 2x को आगे ले लिया, माइनस को भी आगे ले लिया, ठीक है। तो cos t का क्या बनेगा, cos t की वैल्यू क्या है अपने पास, cos x स्क्वायर, और sin u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू अपने पास है x स्क्वायर, तो ये बना x स्क्वायर, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर।